हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चा पार्टी हम लोग कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बच्चे, और हमें पता होना चाहिए। मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते थे जब मैं छोटा बच्चा था। तो मैं सोचा करता था कि यार एक्चुअली में मीटर कैसे आया, और क्या होता अगर पूरी दुनिया में सारे स्केल्स टूट जाते तो मैं दोबारा मीटर को कैसे लेकर आ पाता। कैसे बनी सेकंड की डेफिनेशन, कैसे बना किलोग्राम, कैसे बना एम्पियर, कैसे बनी ये सारी चीजें। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में मीटर को डिफाइन कैसे किया गया, किसके रेफरेंस पर हम एक मीटर को नापते हैं, कैसे पता चला कि यही 1 किलोग्राम होगा। इन सारी चीजों को हम इस पूरी वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है मेरे बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। तो बच्चों चलिए फटाफट देखते हैं और जो भी यूनिट्स हैं उनको करते हैं। 1 मीटर की एक एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, और वो आपको बताता हूं कि 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया, और दोबारा हम 1 मीटर कैसे रिवाइव कर सकते हैं, कैसे हम ला सकते थे अगर पूरी दुनिया के स्केल्स खत्म हो जाते। तो बच्चा मीटर की एक चैनल सी डेफिनेशन है, और मीटर कैसे बनाया गया ये बताता हूं कि मीटर जो है द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ इतना। मतलब एक सेकेंड, मतलब इस सेकेंड में 1 बाई इतने सेकेंड्स में, 1 बाई इतने सेकेंड में 299979945 इस सेकेंड में लाइट ने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है उस डिस्टेंस को ही हम लोगों ने 1 मीटर का नाम दिया। उसी डिस्टेंस को हमने 1 मीटर कहा। कितना? 1 बाई 299979945 अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि यही टाइम क्यों चुना, और टाइम क्यों नहीं चुना, और टाइम क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया। देखिएगा, वैसे कहानी बहुत लंबी चौड़ी है अगर मैं एक्सप्लेन करने पर आऊं, फिर भी आप लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में बताता हूं कि इस पार्ट को इतना ही टाइम क्यों लिया। आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदलती। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है मेरे बच्चे? स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? दैट विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट रियलिटी में ये स्पीड ऑफ लाइट है ही नहीं। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है 299,799,458 मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर पर सेकेंड लाइट होता है, मतलब इतना पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट है हमारा, ये स्पीड ऑफ लाइट है। यानी 1 सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है। अब इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमने इसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखा। बच्चा पार्टी हुआ क्या, ध्यान देना। होता क्या है कि अब मैं आपको बताता हूं, यानी हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट जो है इतना दिया है, यानी 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है? 299,799,458 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो जाता है। यानी लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। अच्छा, इसका मतलब है कि 1 मीटर जो होगा, इस वैल्यू को उठा के नीचे ले आता हूं, तो एक इस वैल्यू को नीचे लेकर आऊंगा तो क्या होगा? 299,799,458 सेकेंड। तो आपको मिल गई होगी 1 मीटर की डेफिनेशन। 1 मीटर की डेफिनेशन मिल गई कि 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो नहीं बदलता। स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदलता तो स्पीड ऑफ लाइट हर जगह सेम होगा, तो इसीलिए यहां पर हमने इस डेफिनेशन को यूज किया, एंड दैट इज ऑल अबाउट द मीटर। तो ये था हमारा मीटर का डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी किलोग्राम। अब किलोग्राम के डेफिनेशन को अगर हम देखें तो किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया मेरे बच्चों? किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए क्या करा गया? किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। कैसे? प्लैटिनम और इरिडियम का एक प्रोटोटाइप लिया गया, एलॉय सिलेंडर बनाया गया। कुछ ऐसा एलॉय सिलेंडर बनाया गया और इसे
मतलब ब्यूरो में रख दिया गया और कहा गया इस प्रोटोटाइप को कि पूरी दुनिया आज के बाद इसी सिलेंडर को 1 kg मानेगी। प्लेटिनियम इसके अंदर 90% यूज था और इरिडियम जो था वो 10% यूज था। अब इन दोनों को मिक्स करके एक प्रोटोटाइप बनाया गया और प्रोटोटाइप बनाने के बाद क्या हुआ, इसका हाइट एंड डायमीटर जो है वो 3.9 सेंटीमीटर लिया गया और कहा गया कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो इसका वेट है, ये 1 kg एक्सेप्टेड होगा। पूरी दुनिया अब इसको 1 kg एक्सेप्ट करेगी। बट कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता गया और टाइम बीतने के बाद इसके अंदर बदलाव आए और इसका जो वेट है वो चेंज हो गया। इसीलिए 1 kg की डेफिनेशन अब ये वाली नहीं रह गई, प्लैटिनम और इरिडियम वाली। अब 1 kg की डेफिनेशन को यूज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट का सहारा लिया गया और प्लैंक्स कांस्टेंट की मदद से नई डेफिनेशन बनाई गई है 1 kg की। तो बच्चों ये डेफिनेशन अभी आपके सिलेबस में यही है, तो इसलिए मैं आपको करा देता हूं और अभी ये बता दिया। और प्लेटिनम और इरिडियम वाले बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा। बट हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पार्ट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा जो न्यू डेफिनेशन बनी है किसकी, 1 किलोग्राम की। आइए जरा देखते हैं सेकंड की डेफिनेशन कि सेकंड की डेफिनेशन क्या है। अब सेकंड की डेफिनेशन में क्या होता है, द सेकंड इज द ड्यूरेशन 91926317770 periods of the radiation या vibration of the radiation you can say, corresponding to the transition between the two hyperfine level of the ground state of the cesium-133 atoms। अब यार बच्चा हुआ क्या, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, ध्यान देना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सीजियम 133 एटम को लेते हैं। अगर हम सीजियम के 133 एटम्स को लेते हैं तो यहां पर ये एक लेवल है, ग्राउंड लेवल, एक लेवल ये है। अब आपको पता है यार, यहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जांपल लेते हैं हम, बहुत सारे। अब इसका ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को भेजना है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। जब एनर्जी ट्रांसमिट करूंगा तभी तो उस एनर्जी को गेन करेगा और वो एक लेवल को छोड़कर दूसरे लेवल में ट्रांजिस्ट होगा। तो कहता है कि जो आपने द सेकेंड इज द ड्यूरेशन, सेकेंड इज द ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन में जैसे एग्जांपल, एक लाइट इस तरीके से आगे गई तो इसे कहते हैं 1 पीरियड या 1 वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन या 1 पीरियड। अब आप समझिएगा सेकेंड जो डिफाइन किया गया वो क्या था, द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ इतना ड्यूरेशन ऑफ इतना पीरियड्स, मतलब इतना रेडिएशन, जो लाइट है इतना रेडिएशन जो होगा, वो रेडिएशन गया इतने रेडिएशन करते हुए, मतलब आप समझिएगा इतने रेडिएशन, मतलब 9,192,631,770 इतने रेडिएशन अगर होंगे तब जाकर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में आएगा, एक लेवल से दूसरे लेवल में अप करेगा, यानी चेंज करेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस चेंज आएगा। तो अब इस पीरियड को, यानी इतने वाइब्रेशन ऐसे करके बना दीजिए, इतने वाइब्रेशन में जो टाइम लगा होगा, इतने वाइब्रेशन में टाइम जो लगा होगा, उस टाइम को हम लोगों ने इतने वाइब्रेशन में जो टाइम लगा होगा, इतने वाइब्रेशन में पीरियड्स में जो टाइम लगा होगा, दैट इज ऑल अबाउट 1 सेकेंड। उसे हम लोगों ने 1 सेकेंड करा। आप समझ पा रहे हैं, द सेकेंड इज द ड्यूरेशन समझ रहे, 1 सेकेंड वो टाइम है जो इस लाइट ने इतने पीरियड्स बनाने में, इतने वाइब्रेशन बनाने में लगाए होंगे, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट हो जाए। दैट इज ऑल अबाउट 1 सेकेंड। आई होप बात समझ में आ रही होगी मेरे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूं। अब डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर को। 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर क्या है? इट इज द मतलब the constant current where if the magnitude of in two straight parallel conductors of an infinite length of the negligible cross sectional area placed 1 meter apart in a vacuum produced between the conductors of force is equal इतना। अरे बड़ा सिंपल सा है ये। वैसे 12th में आप 1 मीटर की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की डेफिनेशन देखोगे ही। दोबारा
ये दो पैरेलल वायर्स है, 12th क्लास चैप्टर नंबर 4 में ही टॉपिक पढ़ाया जाएगा। अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अब क्या हुआ, इन दोनों को 1 मीटर अपार्ट प्लेस कर दिएगा। अब जब 1 मीटर अपार्ट प्लेस किया गया तो क्या हुआ, इसका जो इस पे जो फोर्स निकला, इस पे जो फोर्स निकला वो कितना निकला, 2 × 10 की पावर, जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो कितना निकला, फोर्स 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। इतना न्यूटन पर मीटर अगर फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो वो फोर्स कौन एक्सपीरियंस करा पाएगा, कौन, जब इस वायर के अंदर 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर ये वायर के अंदर 1 एम्पीयर का करंट फ्लो रहा होगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ये वायर, इसीलिए इसका नाम रखा गया 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर को डिफाइन करने के लिए अगर 2 पैरेलल वायर लगा दूं मैं, 2 पैरेलल वायर लगा दूं, 2 पैरेलल वायर अगर 1 मीटर डिस्टेंस पर सेट हैं और वो दोनों वायर के बीच में इतना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब उस वायर के अंदर 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। और ये डेफिनेशन बनाई गई। देखिए, अब आप सोच रहे हो यार ये सारी डेफिनेशन क्यों बनाई जा रही है। ये सारी डेफिनेशन बनाने के पीछे रीजन है कि भाई मुझे एक चीज को रखना है ना, इस मतलब एक रेफरेंस पॉइंट रखना है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं पूरी दुनिया में 1 एम्पीयर करंट को डिफाइन करूंगा। तो 1 एम्पीयर करंट को डिफाइन करने का ये एक तरीका रखा गया था, इस तरीके से 1 एम्पीयर करंट। अगर दुनिया में सारी चीजें खत्म हो जाती, सारी चीजें भूल भी जाए, तो रीबैक एक रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए, जैसे डाटा स्टोर करके रखना होता है, ये डाटा स्टोर किया गया है। तो चीजें इसी तरीके से डिफाइन की गई। अब आगे देखते हैं हम लोग, हमारे पार्ट पर है केल्विन। अब आते हैं हम लोग केल्विन पे। केल्विन को कैसे डिफाइन किया गया, इसी तरीके से केल्विन को कहा गया। केल्विन क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर है, कितना, 1/273.16। ये फ्रैक्शन है किसका, टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का। टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब है जहां पर वाटर के तीनों फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लिक्विड, गैस और लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जहां पर तीनों फेज एग्जिस्ट करती हैं, उस पॉइंट का 1/273.16 जो है दैट विल बी 1 केल्विन होगा। वो टेम्परेचर, वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है उसका 1/273.16 ये जो होगा दैट विल बी 1 केल्विन होगा। 1 केल्विन, मैं अगेन बता रहा हूं ये रेफरेंस लिए गए थे जिससे चीजों को डिफाइन किया जा सके। तो बात करते हैं हम लोग मोल के बारे में। द मोल इज व्हाट, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम which contains as many elementary entities as their atom in 0.012 किलोग्राम। मतलब हम इसे 12 ग्राम बोल सकते हैं। 12 ग्राम सबसे बेस्ट रहेगा, यानी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितनी भी एंटिटीज है, जैसे एग्जाम्पल कुछ भी, मतलब जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, आयंस है, व्हाटएवर, जितने भी एटम्स हैं, व्हाटएवर, जितनी भी चीजें, जितनी भी एंटिटीज हैं, एलिमेंट्री एंटिटीज जितनी भी हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने भी एंटिटीज होंगे, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ भी हैं, उसको हम लोगों ने 1 मोल का नाम दिया। अब होंगे कितने, आप सबको पता है, ये 6.022 × 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर्स होता है। मतलब मेरा कहने का मीन्स है, अगर एक कार्बन 12 मतलब 12 ग्राम C12 में इतने एंटिटीज होते हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने, या इतने नंबर ऑफ एटम्स को, या इतने इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने 1 मोल का नाम दिया। अब आप सोच रहे हैं क्यों दिया यार, देखिए इतने ज्यादा पार्टिकल्स बोलना टफ था मेरे लिए। जैसे एग्जांपल हम 12 केले की बात करते हैं, तो 12 केले बोले वो नंबर्स में काउंट होते हैं, और हम उसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोल देते हैं यार 1 दर्जन, 24 केले हैं 2 दर्जन। तो सेम एज इट इज इन पूरे नंबरों को एक इकट्ठा किया गया और नाम दिया गया
1 मोल। यानी अगर मैं 1 मोल बोलता हूं तो मुझे मेरे माइंड में फिक्स है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं उस चीजों के अंदर। तो यहां से बना 1 मोल का डेफिनेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा मेरे बच्चों। तो बात करते हैं कैंडला की। कैंडला की डेफिनेशन क्या कहती है? कैंडला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी ब्राइटनेस की बात करते हैं हम लोग, कितनी चमक है किसी चीज के अंदर, इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक सिंगल कलर की लाइट, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी दी हो, इतने हर्ट्ज, हैज अ रेडिएंट इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इतने वॉट पर स्ट्रे रेडियन। क्या है इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए एक स्ट्रे रेडियन है। एक स्ट्रे रेडियन का मतलब होता है कि जिसका रेडियस भी 1 हो और जिसका आर्क भी 1 हो, तो वो जो एंगल बनता है वो एक स्ट्रे रेडियन बनता है। अब एक स्ट्रे रेडियन में से अगर आपने कोई भी सोर्स रखा या कोई भी बल्ब रख दिया, सपोज कीजिए आप यहां पर एक बल्ब रख देते हैं, यहां पर बल्ब रख देते हैं, ये बल्ब रख दिया आप लोगों ने, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, मान लीजिए एक बल्ब रख दिया, कैंडल रख दिया, व्हाटएवर जो भी आपने बल्ब रखा। याद रहे जो ये बल्ब रखा है, ये बल्ब की इंटेंसिटी जो होनी चाहिए थी, इस बल्ब की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 5 into 10 की पावर 13 या कह सकते हैं 5.4 into 10 की पावर 14। अब यार ध्यान देंगे कि इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यानी जो ये बल्ब आप रख रहे हैं, जो ये सोर्स रख रहे हैं, व्हाटएवर, जो कैंडल रख रहे हैं, व्हाटएवर, कुछ भी, जो ये बल्ब है वो क्या करना चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। इतनी फ्रीक्वेंसी का अगर बल्ब जो इंटेंसिटी, जो ब्राइटनेस, जो चमक पैदा करेगा इस पोर्शन में 1 स्ट्रे रेडियन पोर्शन में जो चमक पैदा करेगा, वही चमक, वही ब्राइटनेस, वही इंटेंसिटी हमारी 1 कैंडला के बराबर होती है। अगेन, एक स्ट्रे रेडियन के अंदर अगर मैंने किसी भी सोर्स को रखा और सोर्स की इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो होगी, वो जो ब्राइटनेस पैदा करेगी, जो भी बल्ब ब्राइटनेस पैदा करेगा, वो ब्राइटनेस, वो इंटेंसिटी 1 कैंडला होगी। इसका जो कलर होता है दैट विल बी येलोइश कलर का होता है ये। ओके, या आप इसे दूसरे लैंग्वेज वर्ड में बोल सकते हैं 1/683 वॉट, 1/683 वॉट। अब 1/683 वॉट का मतलब क्या है? मींस आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने ये बल्ब रखा तो ये बल्ब, इसके अंदर जो एनर्जी पैदा करेगा वो एनर्जी इतनी होगी, यानी जो पावर होगी, जो इंटेंसिटी पैदा होगी, जो पावर, लाइट की जो पावर होगी, वो 1/683 वॉट के बराबर होगी। इसी को हम लोगों ने 1 कैंडला नाम दिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरे बच्चों कि एक स्ट्रे रेडियन में से अगर हम एक स्ट्रे रेडियन की डायरेक्शन में अगर हम बल्ब देखते हैं, उसमें से जो लाइट निकलती है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी है और वो इतनी एनर्जी पैदा कर रहा है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, 1 कैंडला कह सकते हैं। या एक स्ट्रे रेडियन में से जो लाइट निकल रही होगी इस फ्रीक्वेंसी की, वो जो ब्राइटनेस पैदा करेगी, उसी ब्राइटनेस को हम 1 कैंडला का नाम देते हैं। इसी तरीके से ये थी एसआई यूनिट्स की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं कराने वाला हूं पार्ट 3 में डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बाय बाय मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।